हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में केवीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें हमने एनवायरमेंटल साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आप सबसे पहले हमारे सिलेबस को देखते हैं, जिसमें हमने हमारे चैनल में प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज़, स्टेट बॉडीज़, नेशनल बॉडीज़, सिटीज़न राइट्स इन डेमोक्रेसी, रोल ऑफ पंचायत, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ इन सेंसेक्स के बारे में जो है वो, कॉमन डिसीज़ेज़, डेफिशिएंसी डिसीज़ेज़ एंड कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। अब तक हम हमारे 11 टॉपिक्स जो हैं वो पूरी तरह से कवर कर चुके हैं और अब हम हमारा नेचुरल कैलेमिटीज़ का जो 13वां जो टॉपिक है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने करीब 22 से 23 वीडियो अपलोड किए हैं एनवायरमेंटल साइंस के, और ये सभी जो वीडियोस हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से देखें जाकर, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हमने एमसीक्यूज़ के माध्यम से सारे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर किए हुए हैं, तो आप इन वीडियो को ज़रूर जाकर देखिए। तो हम हमारा नेचुरल कैलेमिटीज़ का आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज़ होती क्या हैं। जब प्रकृति में असंतुलन की स्थिति आती है तब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिसके कारण विकास एवं प्रकृति में बाधा आती है और जिन्हें हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम वर्तमान स्थिति में हमारे चारों ओर देख ही रहे हैं कि किस तरह से मानव प्राकृतिक दोहन लगातार करता जा रहा है, और जिसका खामियाजा हमें नेचुरल कैलेमिटीज़ या नेचुरल डिज़ास्टर्स के रूप में देखने मिल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, सूखा और लगातार ग्लेशियर्स का पिघलना सबसे बड़ा संकट मानव जाति के लिए बना हुआ है। तो यह सभी नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण हैं। तो चलिए आगे देखते हैं सम नेचुरल कैलेमिटीज़। तो दोस्तों, हम पिक्चर भी देखेंगे, साथ में आप पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं और नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थक्वेक, जिसे हम भूकंप कहते हैं। यह प्राकृतिक आपदा के सर्वाधिक विनाशकारी रूपों में से एक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली क्रियाओं का प्रभाव जब भूपर्पटी पर पड़ता है तो हलचल के परिणाम स्वरूप भूकंप आता है। कि जब पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो अर्थक्वेक की स्थिति निर्मित होती है, और इसके कई कारण हैं, जैसा मैंने लिखा है, धरातल का धंसान या फिर पुलों का निर्माण, भूमिगत गारे जो लगातार आज मल्टी लेवल की बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें आप देख रहे हैं कि नींव कितने नीचे से खोदी जाती है, जिसके जो हम आने वाले समय में बड़े बड़े भूकंप का कारण ज़रूर बनेगा। अगला कैलेमिटी है चक्रवात। दोस्तों, चक्रवात तो हम अभी खुद ही देख चुके हैं कि 2019, 2020 और 2021 में भी लगातार 3 बहुत ही खतरनाक तूफ़ान का सामना हमने अभी किया है। तो दोस्तों, चक्रवात के बारे में देखते हैं। इसमें वायु बाहर की ओर से केंद्र की ओर घूमती हुई ऊपर उठती है और केंद्र में निम्न वायु दाब तथा चारों ओर उच्च वायु दाब रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह तूफ़ान बहुत ही भयानक रूप ले लेता है और जो कि आंधी, तूफान और भारी वर्षा का परिणाम होता है। अगला प्रश्न, भूस्खलन। चट्टानों का नीचे खिसकना भूस्खलन कहलाता है, जिसका कारण है वनों का ह्रास, जल रिसाव, भूक्षरण, अधिक वर्षा, भूकंप और बांध इत्यादि भूस्खलन का सबसे मुख्य कारण है। बाढ़ आपदा, किसी बड़े भूभाग का जलमग्न होना जिसमें जनधन की हानि होना बाढ़ कहलाता है। जैसे कि आप बाजू में पिक्चर में देख ही रहे होंगे दोस्तों कि हर साल हमारे देश के कई भागों में बाढ़ आती है और जनधन की अपार हानि होती है। मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी भी पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं, और जिसका मुख्य कारण मनुष्य स्वयं ही है
कि उसने आज मेट्रोपोलियन जैसी सिटी में भी बाढ़ जैसी स्थितियां निर्मित कर दी हैं। इसका कारण है पर्यावरण में असंतुलन, भूस्खलन, बांध बनाना, तटबंध और सड़कों का निर्माण। तो यह सभी बाढ़ आपदा के लिए उत्तरदायी कारण है। अगला है सुनामी। समुद्र की ऊपरी सतह मिलने के कारण जब तली में ऊपर भरा पानी ऊपर की ओर उठने लगता है तो उससे सुनामी लहरें आती हैं। तो सतह में जब नीचे हलचल होती है, समुद्र में जब नीचे हलचल होती है, जिसे हम अर्थक्वेक भी बोलते हैं, तो जब समुद्र के अंदरूनी भाग में भूकंप की स्थिति निर्मित होती है तो ऊपर तली में बैठा पानी जो होता है, तली का जो पानी होता है वो ऊपर की ओर उठने लगता है और इस तरह से सुनामी का रूप ले लेता है और भयानक आपदा की स्थिति निर्मित हो जाती। जैसा कि आप पिक्चर में देख ही रहे होंगे कि समंदर का पानी है वो किस तरह से विशाल लहरों के साथ धरती की ओर आ रहा है। तो हम कुछ MCQs देखते हैं दोस्तों। अभी हमने कुछ नेशनल कैलेमिटीज़ देखी हैं और अब हम MCQs देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ होता है? तो पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण की गुणवत्ता का ह्रास होना। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जैव विविधता संबंधी कन्वेंशन कब हुई? तो 1992 में जैव विविधता संबंधी कन्वेंशन हुई। स्कोप का पूरा नाम क्या है? तो साइंटिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरमेंटल, ये UNEP की एक संस्था है, उसने ही इसे जारी किया था। इसका नाम है, स्कोप का पूरा नाम है साइंटिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरमेंट। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1990 और 2000 को कौन सा दशक घोषित किया है? तो इंटरनेशनल डिकोड ऑफ नेशनल डिज़ास्टर रिडक्शन ईयर घोषित किया है 1990 और 2000 को। तो दोस्तों आपको ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि इंटरनेशनल डिकोड ऑफ नेशनल डिज़ास्टर रिडक्शन किसे घोषित किया, किस दशक को घोषित किया है? तो आप दे सकते हैं 1990 और 2000। पहली आपदा प्रबंधन योजना कब जारी की गई है? तो मोदी जी द्वारा 2016 में पहली आपदा प्रबंधन योजना जारी की गई है। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय अधिक प्रभाव एवं आकलन का अभिप्राय है? तो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का मूल्यांकन या आकलन करना पर्यावरणीय अधिक प्रभाव एवं आकलन कहलाता है। पर्यावरणीय अधिक प्रभाव के आकलन का प्रारंभ कब चालू हुआ? तो 1969 के पर्यावरणीय नीति अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरणीय अधिक प्रभाव के आकलन का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, रिक्टर स्केल पर कितने डिवीज़न होते हैं? दोस्तों रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, आपको पता होगा। तो 1 से 9 के बीच डिवीज़न होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य शीत ऋतु में बाढ़ झेलता है? दोस्तों यह बाढ़ झेलता है या फिर बाढ़ आती है, तो है तमिलनाडु में शीत ऋतु में बाढ़ आती है। अगला प्रश्न, भारत में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो बाढ़ का मुख्य कारण है डिफॉरेस्टेशन। अगला प्रश्न, पिघलते ग्लेशियर कारण बन सकते हैं? तो जिस तरह से ग्लेशियर लगातार बिगड़ सकते हैं उनसे समुद्र का पानी बिल्कुल बढ़ता जाएगा, यह तो मुख्य कारण है और जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ का खतरा हमेशा मंडराता ही रहता है। अगला प्रश्न, एक विनाशकारी साइक्लोन है दोस्तों, यह साइक्लोन है। एक विनाशकारी जो साइक्लोन होता है उसमें विंड की जो गति होती है वह लगभग कितनी होती है? तो होती है वह 320 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से दोस्तों हमने नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में जाना, साथ ही हमने कुछ MCQs को भी देखा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का नेचुरल कैलेमिटी और डिज़ास्टर्स का यह टॉपिक यहाँ पर ही ख़त्म होता है। हमारे अगले वीडियोज़ में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दोस्तों हमने हमारे चैनल में GA और GS से रिलेटेड एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट की है जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप उन वीडियोज़ को भी जाकर ज़रूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।